महाराज मेरा अतीत है, मेरा वर्तमान ज्योतिरादित्य सिंधिया है। महाराज मेरा अतीत है, मेरा वर्तमान ज्योतिरादित्य सिंधिया है। करारा जवाब मिलेगा और करारा जवाब आ भी गया। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में घोषणा कर ही दी कि अब महाराज उनका अतीत है और वो पूरी तरह बीजेपी के भाई साहब ही हैं। यूं तो हमारी परंपरा में महाराज शब्द का इस्तेमाल सम्मान प्रदर्शित करने के लिए होता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये शब्द तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। खासतौर पर सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से कांग्रेस इसका इस्तेमाल जमकर कर रही थी। दिग्विजय सिंह भी कहते रहे हैं कि सिंधिया कांग्रेस में महाराज थे, लेकिन बीजेपी में जाकर भाई साहब होकर रह गए हैं। सिंधिया ने इंदौर में इसी तंज पर पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि भाई साहब, हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भाई बनना चाहते हो, बेटे बनना चाहते हो, या आप महाराज बनना चाहते हो? मैं तो भाई और बेटा बनना चाहता हूँ भैया। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि अगर भाई साहब की उपाधि मुझे मिली है। भाई तो जीवन पर्यंत होता है और इस दुनिया में रहने के बाद भी भाई रहता है। महाराज मेरा अतीत है, मेरा वर्तमान ज्योतिरादित्य सिंधिया है। एमपी की सियासत की बात करें तो सिंधिया ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा निशाना रहे हैं। वो अब भी उन्हें मौका परस्त और धोखेबाज साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। सिंधिया की छवि ही उसके लिए सबसे अहम मुद्दा है। दो लेयर हो गई है वहाँ पे। एक सिंधिया जी वाली लेयर जिसमें जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए, और एक लेयर वो है जो पुरानी बीजेपी की है। और कहीं कहीं इनमें डिफरेंस है लगातार, और इसीलिए आकाश विजयवर्गीय विधायक जो हैं वो मंच पर कुछ टोकने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से मंच से उतर के चले गए। तो ये एक डिफरेंस मैं समझता हूँ कि वो महसूस कर रहे होंगे और इस सत्य के करीब पहुँच रहे होंगे कि कांग्रेस में जो सम्मान था वो बीजेपी में नहीं है। कांग्रेस हो या बीजेपी, 1857 की आजादी की लड़ाई में सिंधिया राजघराने की भूमिका को लेकर हमेशा सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन राजमाता सिंधिया, माधवराव सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक ने इस मसले पर कम ही मुंह खोला है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में ये तिलिस्म भी तोड़ा और इतिहास में सिंधिया परिवार की भूमिका का बखान पूरे गर्व के साथ किया। सिंधिया परिवार ने पानीपत की लड़ाई में सिंधिया परिवार के 3 वंशजों को सिर काट के बरछे पे लहराया गया था अहमद शाह अब्दाली की सेना के द्वारा। मराठा फौज में एक भय का वातावरण तैनात करने के लिए मेरे पूर्वज दत्ताजी महाराज को जब नजीब उद्दौला ने मारने की कोशिश की थी, गोली लगाई थी और बोला था, क्यों दत्ताजी और लड़ोगे? तो दत्ताजी महाराज ने उत्तर दिया था, जिएंगे तो लड़ेंगे। ये सिंधिया परिवार का इतिहास है। जाहिर है ज्योतिरादित्य सिंधिया अब उन सवालों का सामना करने से बिल्कुल भी नहीं हिचक रहे हैं जिन पर कभी वो चुप्पी साध लेते थे। बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में अब कोई भी दुविधा नजर नहीं आती है और वो अपनी अगली सियासी पारी के लिए पूरी तरह तैयार नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है अतीत के महाराज। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़े 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब पूरी तरह बीजेपी के रंग में रंगे नजर आते हैं। इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्होंने घोषणा भी कर दी कि महाराज उनका अतीत है और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका वर्तमान है। उनके इस बयान के कई मायने हैं। यही नहीं, आज पहली बार उन्होंने 1857 की लड़ाई में सिंधिया राजघराने की भूमिका के सवाल का जवाब भी पूरी दमदारी से दिया है। लेकिन उनके ये बयान अब कांग्रेस के लिए कई तरह के सवाल छोड़ रहे हैं। आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशेंगे अपने मेहमानों के साथ मिलकर। मिलिए मेरे साथ उन मेहमानों से जो इस वक्त जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र सिंह राजपूत बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है लोकेंद्र साहब आपका। जितेंद्र मिश्रा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है जितेंद्र साहब। चैतन्य भट्ट साहब भी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं।
और न्यूट्रल अंपायर की भूमिका में रहेंगे। आज इधर उधर दोनों तरफ की बातें और एक वरिष्ठ पत्रकार इन तमाम खबरों को अपने चश्मे से किस तरह देखता है। भट्ट साहब, बहुत स्वागत है। आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, शायद ये एक ऐसा बयान है जो सिंधिया घराने की तरफ से पहली बार किसी ने दिया हो। ऐसा नहीं है कि ये सवाल पहले इस घराने पर उठे नहीं हैं, उनकी पीढ़ियों ने इस तरह के सवालों का सामना किया है, लेकिन जवाब शायद किसी ने नहीं दिया। पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुंह से बेहद खुलकर हर सवाल का जवाब दिया गया। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इतिहास के उन पन्नों को भी पलटा जिसको लेकर उन पर कई बार सियासी हमले हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस जवाब को चैतन्य साहब किस तरह से देखते हैं? देखिए सोहेल जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चूंकि 1 साल हो गया है उनको भारतीय जनता पार्टी में आए हुए, इसलिए जाहिर है कि वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को उन्होंने अंगीकार कर लिया है। अब उन्होंने अपने आप को ये कहा कि महाराज जो शब्द था वो मेरा अतीत था जी, और वर्तमान जो है वो मेरा भाई साहब है। तो अभी तक तो 2 टाइगर थे मध्य प्रदेश में, एक शिवराज सिंह, दूसरे ज्योतिराज सिंधिया। अब 2 भाई साहब हो गए, एक वीडी भाई साहब, एक ज्योतिरादित्य भाई साहब जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने नाम के आगे से अगर महाराज हटा भी दिया, लेकिन वो मानसिकता हट पाएगी कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी भी आप देखिए कि इतने बरस हो गए हैं राजा महाराजाओं को, रियासतों को खत्म हुए, लेकिन अभी भी उस तरह की मानसिकता उन लोगों में है जो राजघराने से आते हैं। आप देखिए अभी भी दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा कहा जाता है, राजा साहब कहा जाता है। आपके कुंवर विजय शाह, उनको कुंवर साहब कहा जाता है। अर्जुन सिंह को भी कुंवर साहब कहा जाता था। हाँ। तो एक जो जनता के मन में एक छवि होती थी राजघरानों की, उससे अपने आप को मुक्त करना सबसे कठिन काम होता है। दूसरी बात, जो बचपन से जिस तरह का माहौल देखता है राजघराने का व्यक्ति जी, तो वो उसी तरह से ढल जाता है और वो उसी तरह की अपेक्षा अपनी जनता से करता है। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि कहने को जरूर हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, लेकिन अभी भी हम राजतंत्र की ही स्थिति में हैं। पहले राजा महाराजा जब हाथियों पे निकलते थे, अब हमारे नेता मंत्री कारों से निकलते हैं। जब राजा महाराजा निकलते थे तो रियाया को किनारे खड़ा कर दिया जाता था, अब भी वही स्थिति है, जनता को रोक दिया जाता है। हाँ। राजा महाराजा लगान माफ कर देते थे, अब सरकारें और मंत्री किसानों का कर्जा माफ कर देती। तो अभी भी हम राजतंत्र के से लगभग जुड़े हुए हैं। तो वो मानसिकता आप जब तक दूर नहीं करोगे तब तक बड़ा मुश्किल है। इस तरह से आप अपने आप को, ठीक है आपने कह दिया कि मैं भाई साहब हूँ या भाई हूँ, और भाई का जीवन पर्यंत तक साथ रहता है जी, लेकिन इस कलयुग में तो भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं जी। तो जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उसके तहत वो अपने आप को ढालने का पूरा प्रयास करें। दूसरी बात, जो इतिहास का उन्होंने जवाब दिया है जी, तो इतिहास में को लेके कई तरह की बातें हैं। बहुत से लोग तो यही कहते हैं कि इतिहासकारों का कहना है कि इन्होंने दोगलापन किया था इनके परिवार ने। अब इनने जवाब दिया है कि नहीं, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत शिद्दत के साथ भाग लिया था। तो अब ये इतिहासकार तय करते हैं और उस जमाने का क्या इतिहास था ये कहना बड़ा कठिन है कि इसमें वास्तविकता कितनी है। लेकिन कांग्रेस तो निश्चित तौर पर जब से बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए हैं तब से वो इसी तरह का आरोप लगा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ये कह भी रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कि मुझे अब भाई साहब कहें, तो ये अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को महाराज जैसे जो आवरण से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन तमाम लोगों को जो नेता चुन के जाते हैं, मंत्री बनते हैं, उन सबको भी अपना जो एक आवरण है राजा बनने का जी, क्योंकि अब जनता तो एक बार चुन लेती है उनको, उसके बाद वो 5 साल तक राजा बने रहते हैं। रियाया उनके दरवाजे पे जाती है, खड़ी रहती है, उनसे हाथ पैर जोड़ती है अपने कामों के लिए। जन दरबार तो वो भी लगते सारी हैं चीजें भी आपको खत्म करना पड़ेगी। अगर आप वास्तव में प्रजातंत्र में रहें, लोकतंत्र में रहते हैं, तो आपको उस तरह की मानसिकता अपने अंदर लाना पड़ेगी। और अगर वो इस तरह की मानसिकता लाते हैं और अपने आप को भाई साहब कहलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा सुखद संकेत है
और दूसरे नेताओं को जो अभी भी अपने आप को राजा या महाराजा मानते हैं, उनको भी इस तरह का कहीं ना कहीं अपने आप को जनता के समकक्ष लाना चाहिए। चलिए, बड़े बड़े हल्के फुल्के अंदाज में आपने कई गंभीर बातों का जिक्र किया और उसके ज़रिए पूरी जो व्यवस्था है सरकार की, उस पर भी आपने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। राजा बदल गए और राजा की जगह अब जो शब्द आ गए वो सरकार है, और सरकार कई लोगों का एक मिश्रण है। उसमें संघीय व्यवस्था से लेकर अगर आप राज्य की व्यवस्था तक आएँ तो केंद्र के हिसाब से देश का राजा अलग हो जाता है और राज्य के हिसाब से राज्य का राजा अलग हो जाता है। लोकेंद्र सिंह राजपूत साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। लोकेंद्र साहब, सवाल यह कि आखिर सिंधिया को ये जवाब देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिंधिया को इन सवालों का सामना पहली बार करना पड़ रहा है। अगर उनका इतिहास आप कांग्रेस के भीतर उठाकर देखें तो जब बीजेपी उनके लिए विपक्ष थी तब भी महाराज शब्द को लेकर कई बार उन पे सियासी हमला बोला जाता था, लेकिन अब वो बीजेपी का हिस्सा हैं और वो जवाब दे रहे हैं कि मैं महाराज नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया हूँ। आखिर क्या ज़रूरत महसूस पड़ी? जी, अभी मैं सुन रहा था माननीय चेतन जी को जी, और बिल्कुल प्रजातंत्र है और उन्होंने कभी नहीं कहा, ना पहले ना आज, कि आप मुझे महाराज कहें। हाँ, कुछ लोग सम्मान स्वरूप सम्मान सूचक शब्द है, तो सम्मान में कभी हम लोग किसी को महाराज कह देते हैं, कभी हम ठाकुर साहब कह देते हैं, पंडित जी कह देते हैं हम लोग, कभी हम लोगों को चौधरी साहब कह देते हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान में पारिवारिक संरचना में पहले से बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे महाराज कहें जी। और आज तो पूर्णतः स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि मैं जनसेवक हूं और मुझे भाई साहब कहकर ही संबोधन करें, और ये बड़ा ही सम्मानजनक शब्द है। हिंदुस्तान में, हमारे देश में जो हमारे लिए बड़ा होता है, सम्मानीय होता है, हम लोग उसको भाई साहब कह करके संबोधित करते हैं। और जैसा कि चैतन्य जी ने पूर्वजों के बारे में कहा, निश्चित रूप से आज स्वयं मैं यहाँ मौजूद था इंदौर में, और स्वयं सिंधिया जी ने कहा है कि मराठा वंश के जो वंशज थे, 3 योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया है आज़ादी के लिए, पानीपत की लड़ाई में, और ऐसे कई सारे विवरण इतिहास में छुपे हुए हैं जिनको लाना आवश्यक हो गया है। स्वयं चैतन्य जी ने भी कहा, वो तो एक पत्रकार है, कि इतिहास में हो सकता है कुछ चीजें ऐसी रही हों जो ना आ पाई या अतिशोक्ति है। इन कार्यों के द्वारा उन्होंने अपनी जनसेवा के माध्यम से साबित किया है कई बार कि वो जनसेवक है, और 3 पीढ़ियों से लगातार सिंधिया परिवार जनता की सेवा करता आ रहा है, लोकतंत्र के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, प्रजातंत्र के माध्यम से। चलिए, एक अच्छी पहल भी है। जितेंद्र मिश्रा साहब की तरफ रुख करूंगा अब। जितेंद्र साहब, जब महाराज आपके साथ थे तो आप उस महाराज शब्द को डिफेंड किया करते थे, क्योंकि बतौर विपक्ष बीजेपी उस मुद्दे को बहुत उछाला करती थी। इसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का हिस्सा बने तो फिर वही शब्द आपके लिए एक तीर के समान हो गया। लेकिन अब उन्हीं महाराज ने उस महाराज शब्द को बड़ी आसानी के साथ खुले तौर पर विदा कर दिया है। क्या आपको लगता है कि अब वो महाराज वाला मुद्दा शायद कहीं खत्म हो जाए? देखिए सुहेल जी, बड़ी प्रसन्नता होती है इस तरह की बातें सुन के कि आज लोकतंत्र में राजा महाराजा नहीं होते हैं। निश्चित तौर पर जो भी जनप्रतिनिधि होता है जनता का सेवक होता है। सवाल इस बात का है कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर दिखता है, ये सवाल उठता है। आपने कह दिया महाराज मत कहिए, मुझे भाई साहब कहिए। आप श्रीमंत जी अपने अंतःकरण से जब तक श्री सामंत को नहीं निकालेंगे, जब तक आप कुछ भी कहते रहे, जनता विश्वास नहीं करेगी। आप ये बताइए, आपके कार्यशैली, आपके आचरण क्या दर्शाते हैं? आप कहने को भाई साहब बन जाए, भाई जी बन जाए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाकर के, लेकिन आपके आचरण आपकी गवाही देते हैं कि आप महाराज बनना पसंद करते हैं या एक जनसेवक बनना पसंद करते हैं। ये आपके आचरण बताते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि जिस तरीके से उनकी भाषणबाजी है, बड़ी प्रसन्नता होती है अगर अंतःकरण से उनकी आवाज़ आती। उनकी भाषणबाजी अभी पेशवा की समाधि पर आपने देखा कि ये सिंधिया परिवार द्वारा समाधि बनवाई गई। यहाँ पर भी भाषण देते हैं, सिंधिया परिवार से इस जनता का करीबी नाता है।
ये सारी चीजें बताती है कि अंदर का महाराज अभी निकला नहीं है। विदिशा तक टिकट की बात करते थे क्योंकि विदिशा उनकी राज्य के अंतर्गत आता था। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं। ओएसडी को मंत्री बनाने का प्रयास कौन करता है? इन्होंने किया। तो सिंधिया जी की बातों में और करनों में बहुत अंतर है। हम प्रसन्नता जाहिर करते हैं अगर अंतःकरण से, और अभी तो समय है, अगर अंतःकरण से परिवर्तन देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर स्वागत की बात है, क्योंकि आज लोकतंत्र में राजा महाराजाओं का काम नहीं है, सारे के लोग जनप्रतिनिधि होते हैं, जनसेवक होते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आपकी कार्यशैली, आपके बैठने का, आपके बात करने का तरीका, आपकी एक कुर्सी रखी रहती है और कार्यकर्ता दूर खड़ा रहता है, ये क्या बताता है? ये भाई साहब के लक्षण है या महाराज के लक्षण है? तो मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर अच्छी पहल है, लेकिन अंतःकरण से दिखनी चाहिए। सोहेल जी, एक चीज, आज़ादी के इतिहास की बात करिए, पानीपत की बात तो उन्होंने करी, लेकिन 1857 का जिक्र भी कर देते। बार बार पूरा देश जानना चाहता है कि वो सुभद्रा कुमारी चौहान जिसने लिखा अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक बार उसका भी देखिए, चेतन जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि उसका भी एक बार खंडन तो आना चाहिए। अगर आपने उनके साथ गद्दारी नहीं की तो निश्चित तौर पर आप सफाई दीजिए उसको लेकर के, और या फिर माफी मांगिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गलती होती है तो उसको सुधारा भी जाता है। सोहेल जी, ठीक है। चैतन्य साहब, दोबारा आपकी तरफ लौट रहा हूँ मैं। महाराज के की जो छवि उनकी बनी, और यकीनन जब एक परिवार का इतिहास महाराज के तौर पर स्थापित है तो आने वाली पीढ़ियों तक वो छाप अपने आप हर उस बच्चे के पीछा करेगी जो इस परिवार में जन्म लेगा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान और बीजेपी में आया हुआ भी महज 1 साल से कुछ ही ज़्यादा का वक्त हुआ है। क्या एक छटपटाहट के तौर पर आप देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगता है कि नहीं, अब बस बहुत हुआ, अब इस महाराज की छवि से पीछा छुड़ाना है? ये देखिए सोहेल जी, ये बात तो सही है कि महाराज की छवि से आपको पीछा छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी में इस तरह की चीज़ें स्वीकार नहीं की जाती हैं। तो कांग्रेस में तो ठीक है कि आप महाराज थे, बने थे, अभी भी कांग्रेस में बहुत से लोग महाराज बने हुए हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसी महाराज को लेकर तो विज्ञापन जारी करती थी कि इस बार माफ़ करो महाराज, इस बार शिवराज। अब वो महाराज उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रिय हो गए हैं। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक चरित्र होता है कि कल तक जो हमारे विरोध में था उसकी हम पूरी कुंडली निकाल लेते हैं, और जब वो हमारे साथ आ जाता है तो उसके सारे खून माफ़ हो जाते हैं। ये बात सही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो एक आवरण था उनका महाराज का, उससे हटने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी में ये ज़रूरी है कि आप लोगों से मिलें, मीटिंग्स में जाएं, आरएसएस के मीटिंग्स होती हैं उसमें जाएं, दीगर लोगों से बात करें। अब आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भोपाल आते हैं तो छोटे छोटे नेताओं के घर भी जाते हैं, जो पहले कभी नहीं जाया करते थे। तो ये अपने आप को एक स्थापित करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं वो बीजेपी में शामिल होके, और उनको लगता है कि बीजेपी में मेरा भविष्य, कांग्रेस में तो उनको किसी तरह से एक मौका नहीं मिल पाया और उसी के कारण सरकार भी चली गई। और बीजेपी को ये अच्छे से मालूम है कि अगर हमारी सरकार बनी है तो उसके पीछे सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इसलिए उनको पूरी तवज्जो दी जा रही है, चाहे केंद्र से हो चाहे राज्य से हो। तो मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को पूरी तरह से उसमें घोल के, भारतीय जनता पार्टी का जो घोल है उसमें घुल के मिलना चाहते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने अपने नाम से अब महाराज शब्द हटा दिया। लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूँ, जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने भी कहा, जितेंद्र जी ने, कि आपको अंतःकरण से उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तो अकेला नाम हटा देने से कुछ नहीं होता कि आप मुझे भाई साहब कहने लगो। आपके चाल चलन में, आपके रहन सहन में, आपकी बातचीत में, आपके कार्यकर्ताओं से मिलने में जो एक अहंकार की स्थिति होती है राजा महाराजाओं की, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आप बिल्कुल जनता से जुड़ जाएंगे, एक जनता के जनप्रतिनिधि के रूप में आप जब सामने जाएंगे, तब इस चीज़ का महत्व होगा। क्योंकि अकेले नाम हटाने से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला, क्योंकि अभी भी ग्वालियर या वहाँ के गुना के लोग उनको महाराज कह के ही संबोधन करेंगे। क्योंकि इतनी जल्दी आप सोचें कि कोई ग्रामीण व्यक्ति उनको भाई साहब कहने लगे तो ये संभव नहीं है। जो बरसों से चली आ रही परंपरा, उसको बदलना इतना आसान नहीं होता। चलिए, और मन के भीतर क्या कुछ चलता है शायद उसे बदलना सबसे मुश्किल होगा। ये तो खानदानी महाराज हैं ही, जिक्र तो उन लोगों का भी है जो सिर्फ 5 साल के लिए राजा बनकर आते हैं और 5 साल तक राजा की तरह बिहेव ही महाराज बन जाते हैं। दरवाजे पर
जन दरबार लगाते हैं, भीड़ आती है, फरियाद करती है, किसकी सुनवाई होती है, किसकी नहीं होती, ये एक अलग मामला है। लोकेंद्र सिंह राजपूत साहब, सिंधिया पूरी तरह घुल मिल गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से वो तमाम नेताओं और जैसा चैतन्य साहब कह रहे थे कि वो तमाम छोटे कार्यकर्ताओं के घर तक जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, किसी के साथ उठने बैठने में कोई परहेज़ नहीं है। लोकेंद्र सिंह को क्या लगता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सियासी कद है वो इतना बड़ा है कि अचानक या फिर खुद ब खुद वो विपक्ष के निशाने पर आ जाता है? सिंधिया जो कुछ करते हैं वो सुर्खियां बन जाती हैं। सिंधिया किसी का नाम लेते हैं तो वो सिफारिश के तौर पर देखी जाती है। क्या ये सब इसलिए कि सिंधिया का कद सियासत में भी उतना ही बड़ा है जितना इतिहास में रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े कद के नेता हैं जी, जनसेवक हैं, उनकी विचार शैली है, उनके पास विजन है, रोड मैप है और युवाओं में खासी लोकप्रियता है। जितेंद्र जी को कहना चाहूँगा कि आज अगर वो देखते इंदौर में अहिल्याबाई की पावन नगरी में इस प्रकार का जन सैलाब उनके साथ था, एक एक कार्यकर्ता, क्षेत्र का एक एक व्यक्ति, इतना बड़ा जन सैलाब हमला था। अगर ये पीछे की बातों को छोड़े तो वर्तमान में आए, ये अभी तक पीछे के मुद्दे, पीछे की बातें 200 साल पुराने जीवन काल में जी रहे हैं जी। आज का भारत है, आज का व्यक्ति है, आज को देखें, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। पुरानी बातों से केवल समय व्यर्थ होगा, समय खराब होगा। आगे जाना है भारत को, हमको, देश को, तो जनता की भावनाओं को समझें और जनता की भावना, पिछले सवालों को कैसे भुलाया जाएगा, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। जितेंद्र साहब, नहीं, सवाल उनका है, सोहेल जी का, मैं जवाब दे रहा हूँ उसमें। जी लोग कहा आपने बताया, आपको ध्यान होगा 1947 में जब रियासतों का विलय हुआ था स्वतंत्रता के बाद, अकेली रियासत ऐसी थी सिंधिया वंश की जिन्होंने उस समय 54 करोड़ रुपए भारत शासन को प्रदान किए थे। आज तक के इतिहास का, वर्तमान का सबसे बड़ा वो दान था। और उसी को देखते हुए, हृदय की भावना को देखते हुए, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं ग्वालियर पधारे थे और उन्होंने अपने शब्दों में इसकी महिमा का गुणगान किया था और अन्य रियासतों से आह्वान किया था कि आप लोग भी ग्वालियर रियासत की तरह इस देश को समर्थन दें और विलय को समर्थन दें। तो ये उनका एक गुण है। इन चीज़ों को देखें, अच्छाइयों को देखिए। आज भी अगर आप इंदौर में होते तो इतना अपूर्व स्वागत, अद्भुत स्वागत, अभूतपूर्व स्वागत जनता के द्वारा पलक पांव पर बिछाया गया और पूरा जन समर्थन उनको मिल रहा है। जनसेवक है, उनके अंदर गुण है, आगे जाने की चाह है, जनता उनको अपना मार्गदर्शन दे रही है। आज जो जन दर्शन यात्रा निकाली है, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है, उसको बड़ा बेहद समर्थन मिला है। लोकेंद्र साहब ने भविष्य के लिए कुछ सवाल उठाए। जितेंद्र साहब, समय कम है, 1 मिनट आपको दूंगा। भविष्य की राजनीति की बात करें तो अब कांग्रेस को 2 भाई साहब से मुकाबला करना होगा, वीडी भाई साहब और सिंधिया भाई साहब। नहीं, देखिए सुहेल जी, सवाल इस बात का उठता है कि आप वर्तमान के चक्कर में अतीत को नहीं भुला सकते। अतीत के सवाल आपको हरदम परेशान करते रहेंगे। 1 मिनट में सफाई हो सकती थी। 1857 का जिक्र मैंने किया, या तो माफी मांगते या उस बात को गलत बताते। एक चीज, दूसरी चीज मेरा ये कहना है, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में अपने अस्तित्व को तलाश रहे, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो और चाहे जयभान सिंह पवैया हो। प्रभात झा से लेकर के एक लंबी फौज है जो सिंधिया जी को पचाने को तैयार नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में तालमेल बैठाया जाए। जयभान सिंह पवैया और प्रभात झा जैसे लोगों की राजनीति ही सिंधिया जी के विरोध पे टिकी थी। आज वो कैसे स्वीकार कर लेंगे? और जिन्होंने हरदम महल का विरोध किया है वो आज सिंधिया जी को स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसलिए जगह जगह जाकर के जो सामंजस्य बैठाने का प्रयास हो रहा है, जो जाकर के आज भाई साहब बनने का प्रयास हो रहा है, ये निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति, जनता पार्टी की राजनीति में घुलने मिलने का प्रयास है। ठीक, चलिए फिर किसी दिन इस मुद्दे पर अगर चर्चा हुई तो आप मेहमानों के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल घड़ी की सुइयां इजाज़त नहीं दे रही हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चैतन्य भट्ट साहब, जितेंद्र मिश्रा साहब, लोकेंद्र सिंह राजपूत, हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।